नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का मैराथन प्रचार जारी है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। इसके साथ साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पुत्रवधू प्रीति शर्मा ने भी प्रचार किया। पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी देने का वायदा भी किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि हर हाल में अंबाला के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं प्रचार के दौरान लोगों का भी भारी समर्थन और आशीर्वाद देखने को मिल रहा है। बेटे इसको भैया 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 ले इससे क्या बनाते हैं। बेटे हरियाणा जनचेतना पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। भारी जन समर्थन भी पार्टी को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला की जनता से बड़ा वादा किया है। वार्ड नंबर 1 में पब्लिक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिनों के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। दरअसल वार्ड नंबर 1 के लोगों ने उनके सामने पीने के पानी और डिस्पेंसरी की समस्या रखी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से संवाद किया और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने जसवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ शक्ति रानी शर्मा पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार है, जिनके लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया, साथ ही डिस्पेंसरी की मांग भी की गई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। अंबाला निगम चुनाव को फतेह करने के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 15 में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और पार्टी के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 15 पहुंचने पर वहां की जनता ने ही शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी अंबाला शहर को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा IMT के मुद्दे को लेकर भी संघर्ष करने की बात कह रही हैं। ऐसे में अंबाला की जनता हरियाणा जनचेतना पार्टी के दावों पर भरोसा करती हुई दिखाई भी दे रही है। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का मैराथन प्रचार जारी है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पुत्रवधू प्रीति शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग कर पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने डोर टू डोर प्रचार कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया जा रहा है, वो भी निगम में। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हर हाल में अंबाला के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रही है और कहा जा रहा है कि अंबाला की जनता को उसके पैसे का पूरा हिसाब मिलना चाहिए। अंबाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोनीपत पहुंचे और नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन पर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब किसानों का मुद्दा कोर्ट में है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। उन्होंने किसानों के मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों को बरगलाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान आंदोलन पर ओम प्रकाश धनखड़ सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने किसान आंदोलन को विपक्ष की देन बताया। राम जन्मभूमि का आंदोलन को एक बार में हुआ क्या? बार बार हुआ, वापस भी लिया गया। जब आपका एजेंडा एड्रेस कर दिया गया है, आपने जितनी मांगे उठाई किसान संगठनों ने, उन सभी मांगों का उत्तर पूरा वायरल है पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह कि इस बात का ये उत्तर है, इस बात का ये उत्तर है, इस बात का ये उत्तर है। और उसके बाद भी आगे भी ओपननेस है, आओ बात करो। तो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा विनम्रता दिखाई है। लेकिन इस आंदोलन में जो झूठ लोग बोल रहे हैं, जैसे मैंने केजरीवाल का भी कहा, कुछ ये कहा कि वो जो आदमी अपने घर परिवार के लिए जिसने कभी एक अठन्नी नहीं दी, क्या वो ऐसे लोगों के लिए काम करेगा? इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। मोदी केवल देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। ऐसे आरोप लगाने वालों की फोटो में, जो ये आरोप लगाते रहे कांग्रेसी इस प्रकार के, इन सब की फोटो में उनके साथ हैं। इन्होंने जमीनें दी हरियाणा की उनको, ये हैं उसके गुनहगार। और आज ये एक ऐसे शख्स को, जिस आदमी ने केवल जो देश के लिए जिया है जिंदगी भर, अपने परिवार के लिए भी इतना लंबा समय मुख्यमंत्री रह के कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री रह के कुछ नहीं किया, उस पर और वहीं भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित बुटाना के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव बुटाना की ओर से दिल्ली आंदोलन में आने जाने वाले हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए लगाए गए लंगर पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब किसानों का ये आंदोलन नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपनी जिद और हठधर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों का समाधान करे। उन्होंने कहा कि अब राज्यों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान एकजुट है और आम आदमी के साथ साथ व्यापारी संगठनों के अलावा दुकानदारों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रजा की बात माने और तीनों कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले। उनकी वहाँ डेथ होने के बाद जो अजय हमारे किसान थे, उनके परिवार में 10 लाख रुपए की उन्होंने सहायता खुद से करी। तो ये सरकार भी आगे आए, इसमें उनके गांव से भी, पूरे इलाका से बहुत उनकी कोशिश हो रही है कि मदद करें। बाकी जगह भी जहाँ जिस जो है क्षेत्र से किसानों की डेथ हुई है, तो इसमें सरकार को तुरंत एक घोषणा करनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात है, सरकार समझे ये एक नाजुक मोड़ में ये एक आंदोलन पहुंचा है। इस आंदोलन में जो है सरकार तुरंत समाधान करे किसानों की मांग। और वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों के उपवास के जवाब में अब बीजेपी भी उपवास का सहारा लेगी। कृषि कानून के पक्ष में बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस उपवास में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। फतेहाबाद में बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर को बीजेपी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेगी। जिला स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि कानून के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। और वहीं हरियाणा को हक का पानी दिलवाने के लिए बीजेपी द्वारा 19 दिसंबर से प्रदेश भर के लिए हर जिले में धरना दिया जाएगा और उपवास रखा जाएगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से एसवाईएल के पानी की शांतिपूर्ण माहौल में मांग की जाएगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश की राजधानी दिल्ली में किसान लगातार धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब एसवाईएल के मुद्दे पर अपने तेवर मुखर करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं ने अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। साथ ही साथ न केवल प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां सामूहिक उपवास रखे जाएंगे, धरने दिए जाएंगे, वहीं किसान रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। बात अगर भिवानी के संदर्भ में की जाए तो 19 तारीख को यहाँ पर तमाम बीजेपी नेता व कार्यकर्ता एक दिन ही उपवास रखेंगे, धरना देंगे। इसके बाद 20 तारीख को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के नारनौल क्षेत्र में एक किसान रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अगर बीजेपी नेताओं की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन रैलियों के जरिए न केवल एसवाईएल के मुद्दे को प्रखरता से बुलंद किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ लोगों को 3 कृषि अध्यादेशों कानूनों के बारे में भी
तफसील से जानकारी दी जाएगी। भले ही विपक्ष इस बात के आरोप लगा रहा है कि बीजेपी नेताओं व सरकार के द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा किसान आंदोलन को तारपीड़ो करने के मकसद से एसवाईएल के मुद्दे को हवा दी जा रही है। हालांकि पहले एसवाईएल के मुद्दे की याद ना तो सरकार को आई, जबकि कोर्ट फैसला कर चुका है। इस तरह के आरोप अब विपक्षी नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक तरफ जहां किसान आंदोलनरत है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर लगातार आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया। और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। किसान लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबर्स को अन्य कंपनीज में पोर्ट करवा रहे हैं। किसानों के इस बहिष्कार का फायदा दूसरी कंपनीज ने उठाना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने जियो कंपनी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों द्वारा अब जियो कंपनी के नंबर को दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराया जा रहा है। इससे लगता है कि किसान अब जियो से बहुत ज़्यादा खपा हो चुके हैं। इसी को लेकर पलवल ज़िले में धरने पर बैठे लगभग 400 किसानों ने जियो कंपनी के नंबर को दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा दिया है। और इसका फ़ायदा जो दूसरी कंपनियां वो जमकर उठा रही हैं, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां उन्होंने अपना स्टार लगाना शुरू कर दिया है और जियो कंपनी के जो नंबर को उसको दूसरी कंपनियों में पोर्ट लगातार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरह से प्रदेश और देश में कितने किसान इस जियो कंपनी का बहिष्कार करते हैं और दूसरी कंपनियों में अपने नंबरों को कितने किसान पोर्ट करा पाते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और पंचकुला में कड़कड़ाती ठंड में किसानों के समर्थन में बच्चे और बुजुर्ग उतरे और सेक्टर 14 में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग रखी। कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बोलो, मैं सारे मीडिया के ऊपर। और वहीं झज्जर दिल्ली सीमा के टीकरी बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों में से एक किसान की और हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक किसान पंजाब के भटिंडा जिले का रहने वाला था। किसान आंदोलन में मौत का ग्रास बने किसान की पहचान जय सिंह के रूप में हुई है। एक अन्य किसान कुलविंदर की भी बीच रास्ते ट्रॉली से गिरने की वजह से मौत हो गई। वहीं किसान नेताओं की माने तो कुलविंदर टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते उसकी ट्रॉली के नीचे गिरने से मौत हो गई। जयसिंह और कुलविंदर की मौत पर दुख जताते हुए किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर मंच से मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। एक किसान हमारा जय सिंह सी मुंडा 40-45 साल का, उसकी रात हार्ट अटैक के नाल मौत हो गई। बठिंडे जिले में बिलोंग करता तुंगवाली पिंड से उसका। इस तरह ही एक मुंडा कुलविंदर सिंह सी हुशियारपुर जिले का सतौर पिंड से, उसकी मौत हो गई ट्राली तो डाले के पिछे बैठा था डिगण कारण। सो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ हमें इस मंच वालों इधरों भी उधर ਸਿੰਘੂ बार्डर तो भी श्रद्धांजलियां दित्तियां, उन्होंने याद किया। इस तरह ਜਿਹੜੇ इस मोर्चे के ਜਿਹੜੇ किसान लहर के शहीद आ, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ हमें श्रद्धांजलियां। लगातार किसानों की और किसान की मौत की खबर मिल रही है। किसानों ने मंच पर मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही कहा है कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाला किसान पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। और वहीं चरखी दादरी के गांव खातीवास में 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर प्रशासन कब्जा लेने पहुंचा तो भारी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं इकट्ठा हो गए। गांव में ग्रामीण पिछले काफी समय से धरना दे रहे हैं, जिसके चलते ये काम अब तक अधूरा है। 152D कॉरिडोर को लेकर अधिकृत की गई जमीन पर कब्जे का मामला अब लगातार गरमाने लगा है और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव खातीवास में जब मुनादी करवाई गई तो उसके बाद आज ग्रामीण बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ लामबंद हुए। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा इस मुद्दे को लेकर धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों का तर्क है कि पूरी तरह से उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से लगातार वो कई महीनों से धरने का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल आज हालांकि
पुलिस को कब्जे के लिए आना था, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची क्योंकि ग्रामीण पहले ही लामबंद हो चुके थे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर जबरन ज़मीन को कब्जाया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हालांकि आंदोलन पहले शुरू किया जा चुका है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आर पार की लड़ाई भी वो करेंगे। आज एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत भी की। हालांकि बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकला, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन पत्र दिया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया। और वहीं कुरुक्षेत्र में धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती करने वाले किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद हो नहीं रही है और प्राइवेट बेचने पर सही रेट मिल नहीं पाता। घर में इतनी जगह भी नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सकें। किसानों के मुताबिक 7,000 रुपये राशि देने की बात कही गई, जिसमें सरकार को कुछ पैसा बिजाई के समय देना था और कुछ कटाई पर, लेकिन सरकार के वायदे सिर्फ खोखले दिखाई दिए। और देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। सरकार ने फरवरी में लगने वाले इस मेले को स्थगित कर दिया है। मेला स्थगित होने के चलते हरियाणा टूरिज्म को लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। देश विदेश में अपनी पहचान बनाने वाले इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का इस बार आयोजन नहीं होगा। जी हां, कोरोना का ग्रहण इस बार इस मेले पर भी लग चुका है और सरकार की तरफ से फरवरी में लगने वाले इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से 2021 अप्रैल के बाद में इस मेले का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस मेले में पहुंचने वाले लाखों पर्यटकों को इस बार मायूसी ही हाथ लगेगी। कह सकते हैं कि हरियाणा टूरिज्म को भी इस मेले के स्थगित होने के बाद में लाखों रुपए के राजस्व का भी नुकसान होने की आशंका है। बता दें कि इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला अपनी न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपनी पहचान और एक अपनी छाप छोड़ चुका है। पिछले लगातार 34 साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार का 35वां इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला पूरी तरह से स्थगित रहेगा। इसके साथ साथ में यहाँ न केवल हस्तशिल्पी बल्कि जो कलाकार हैं वो अपनी छटा यहाँ बिखेरते दिखाई देते थे, लेकिन कोरोना का ग्रहण लगने की वजह से मेले को स्थगित किया गया है। अब देखना होगा कि 2021 अप्रैल के बाद में सरकार क्या इस मेले का आयोजन कराती है या कोरोना का ग्रहण इस पर इस साल पूरी तरह से लगा रहेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। और वहीं गुरुग्राम में कोरोना पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। शहर में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। 55,400 कोरोना मरीजों में से 53,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम में लगातार जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उस बीच अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो 55,227 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक आ चुके हैं। वहीं रिकवरी होने वाले लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है और 53,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब ये तैयारी की गई है कि जो बेड सुनिश्चित किए गए थे, रिज़र्व किए गए थे कोरोना के लिए अस्पतालों में, उन्हें अब कम किया गया है। 35% बेडों की संख्या कम की गई है क्योंकि अब पूरे शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले कुल 1800 हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियात के तौर पर लोगों से लगातार अपील तो की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार घटते हुए मामले एक बड़ी राहत की बात है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये निर्णय लिया है कि जो बेड सुनिश्चित किए गए थे, कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए थे, उनकी संख्या अब कम की जाए। हालांकि ठंड बढ़ रही है, लेकिन शहर में कोरोना के मामले घट रहे हैं, ये एक बड़ी राहत की बात भी है। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र। और वहीं कैथल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। दरअसल सरकारी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, साथ ही लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे थे। वहां पर देखा गया कि किस प्रकार जो सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बिना मास्क के जो पेशेंट है वहां पर दिखाई दे रहे थे और वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया।
जब इसके बारे में कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमने 5 होमगार्ड यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है बिना मास्क उसकी एंट्री नहीं होती है और सोशल डिस्टेंस को लेकर वहाँ पर अंदर लिखवाया भी गया है कि सोशल डिस्टेंस रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई भी सोशल डिस्टेंस तोड़ता है तो उसका चालान कर दिया जाएगा। और वहीं यमुनानगर में बैंक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फंसाकर उनके नाम पर लोन लेकर खुद पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। ऐसे 27 लोगों के नाम बैंक ने लोन कर लिया है। ये लोन ग्राहकों को नहीं मिला बल्कि एजेंट खुद हड़प गए। इजी व क्विक लोन लेने वाले हो जाएं सावधान। यमुनानगर के HDFC बैंक में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 27 आदमी धोखे का शिकार हो चुके हैं और तफ्तीश आगे बढ़ रही। हो सकता है कि धोखे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ जाए। इसके अलावा जो आर्थिक अपराध शाखा यमुनानगर है उसने 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज जनक राज ने बताया कि उनके पास शिकायत आई कि HDFC बैंक से कुछ लोगों ने ठगी की है। मामला तब जानकारी में आया जब रिंकू कुमार ने अपनी पत्नी के नाम से एक मोबाइल लेना था तो वो एक बैंक कर्मचारी के संपर्क में है। उसने बताया कि आपका इजी लोन आ जाएगा, आप अपना OTP नंबर लीजिए। जैसे OTP नंबर लिया उसके बाद बोला कि अभी आपका जो लोन है वो पास नहीं हो रहा है, तो वो चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे पता लगा, उसे बैंक से फ़ोन आया कि जो आपके नाम की किस्तें हैं वो आप जमा नहीं करा रहे हो तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जैसे उन्होंने जानकारी लगाई पता लगा कि उनके नाम से तो होम अप्लायंसेस लेकर लोन हो चुका है। आईओ ने बताया कि यह फ्रॉड टीम थी, ये लोगों की फर्जी आधार कार्ड जो बिल थे उन पर साइन कर लेती थी और उनकी OTP नंबर निकलवा कर होम अप्लायंस किसी और जगह बेच देते थे। और इस तरह से ये एक ठगी का एक नया तरीका उन्होंने ईजाद किया हुआ था। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया। और वहीं पानीपत में एक बार फिर से अवैध संबंध की वजह से हत्या का मामला सामने आया। कुटानी गांव का युवक 10 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने आकाश के दोस्त राजस्थान निवासी संदीप पर उसे गायब करने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि संदीप के आकाश की पत्नी से अवैध संबंध हैं। आकाश से कई बार झगड़ा भी हुआ। पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच बताया। पुलिस ने बताया कि संदीप ने पूछताछ में 10 दिसंबर की रात को ही आकाश को शराब पिलाई और उसके साथ एक युवक और भी था। दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया, जिसके बाद उसके शव को भैंसवाल के पास तालाब में डाल दिया गया। पुलिस संदीप को लेकर शव की तलाश के लिए तालाब गई और वहां पर आकाश का शव मिला। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।